आप देशद्रोही हो, सिंपल भाषा में यू आर नॉट एन इंडियन। आपको भारतीय कहलाने का हक नहीं है। नमाज पढ़ के आते हो और बम गिरा देते हो। अयोध्या का जो राम मंदिर है इसमें ब्लास्ट करने का प्लान था। अभी उभरे नहीं है हम एक अटैक से और दूसरा अटैक हो गया है। लोग बातें करते हैं कि मुसलमान ने ऐसा किया, मुसलमान ने ऐसा किया। बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। जिहाद जो शब्द है ये इसी का मतलब कि काफिरों को मारो। आज मुसलमान को भी लोग खराब तरीके से देखते हैं, लेकिन सारे मुसलमान खराब नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस टेररिस्ट अटैक में एक चीज जो खास है, दे आर ऑल डॉक्टर्स एंड दे आर टेररिस्ट। जब मुझे पता चला कि इसके पीछे एक डॉक्टर्स की टीम इन्वॉल्व है, बेसिकली ये एक ठेस है फॉर एवरी टैक्स पेयर। हमारा दुश्मनी पाकिस्तान से है, वो वर्षों से, सदियों तो बोल नहीं पाएंगे, बच्चा है हमारा वो। मैं डायरेक्ट वॉर नहीं करूँ। आई टोटली एग्री, आई डोंट लाइक वॉर, आई अवॉइड। बट अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट या हमारी करंट गवर्नमेंट उसको छोड़ेगी या छोड़ना चाहिए? कि क्या कृष्णमान को बोलोगे कि वो पागल थे? नहीं, उनको पता था कि लाखों लोग मरेंगे, लेकिन उनको पता था कि अगर युद्ध नहीं हुआ ना तो इन चोटों का चोट्टापनी चलता रहेगा। फॉरगेट अबाउट द इकोनॉमी, फॉरगेट अबाउट द पीपल, जस्ट गो एंड किल देम। इसलिए मर जाने दो लाखों को, अगर मरते हैं तो। पाकिस्तान आप बोल रहे हो कि जीत जाएंगे, जीतते गए हैं, फिर भी वो कर रहा है। उसके पास इसका कारण पता है क्या है? कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो एक बार सोचोगे कि भाई पिछला बार थोड़ा सा तकिए थे तो गर्दा कर दिया था ये। क्या आपको लगता है कि एडुकेटेड होना और सेंसिबल होना दो अलग अलग चीज़ें? देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग वाइज एंड बीइंग नॉलेजेबल। आपको क्या लगता है जो टेररिस्ट लोग हैं, टेरर फैला के बम ब्लास्ट करके, उनको क्या साबित करना है? उनको चाहिए क्या आखिर? आपका धर्म कहता है काफिरों को मारो। काफिरों को मारो। कौन है काफिर? हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है कि आपको क्या लगता है कि मीडिया जो है वो टेररिस्ट अटैक को सही तरीके से कवर करती है या वो उसको सिर्फ टीआरपी चाहिए? कोई तीसरा आदमी उसको मारने आ गया और वहाँ पे भी वो भाई चुप है, इसका मतलब भाई नहीं चूतिया है। टॉप मोस्ट रीजन और द ऑब्जेक्टिव दैट टेररिस्ट हैव इज। क्या आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज टेररिस्ट अटैक जैसे सीवियर इंसिडेंट को भी अपने वोट बैंक के लिए या अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर लेते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कि मैं अपने बारे में बहुत कम समय लेके अगर एक बात बताऊं, टेररिस्ट अटैक रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का शुरुआत हो सकता है हमारी तरफ से? मैं इमोशनल भी हूँ, मैं लॉजिकल भी हूँ, मैं महाभारत से, कृष्ण से भी इंस्पिरेशन लेके ये बात बोल रहा हूँ। यही सत्य है। मिस्टर शिव शाही, कैसे हो सर आप? हेलो, नमस्कार, थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो द क्रे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम रियली आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मेरे को शो में आने मिला। मैं आपके वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे और मुझे काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी एंगेजिंग लगते हैं और इसीलिए इस बात को लेकर मैं आज आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मतलब एक बार मुझे भी मौका मिले इस शो में आने का, और आज मैं यहाँ हूँ आपके समक्ष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने के बारे में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और वो टॉपिक है टेररिस्ट अटैक। जो रिसेंटली हमारा टेररिस्ट अटैक हुआ है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले जब पहली बार आपको टेररिस्ट अटैक के बारे में पता चला कि दिल्ली के लाल किला के पास एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो आपको कैसा लगा? टेररिस्ट अटैक कभी भी इन तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये कभी भी एक फेवरेबल घटना नहीं होती किसी भी देश के लिए। जब मैंने ये पहली बार सुना, जब रिसेंटली हम लोग पहलगाम अटैक से उभर ही रहे थे कि अचानक और एक दिल्ली ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ लाल किले के बाहर, जो कि एक हेवी ट्रैफिक एरिया है, बिल्कुल, वहाँ पे एक कार में ब्लास्ट हो जाता है और कई लोग उसमें मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। तो जब ये मैंने सुना पहली बार, तो रिएक्शन वाज कि मेरे दिमाग में पहले पहलगाम अटैक घूम गया कि फिर से भाई एज अ इंडियन आप समझ रहे हैं कि आप एक घटना ऑलरेडी हो चुकी है, उभर ही रहे हैं कि और एक आपके सामने आ जाती है। मतलब इट्स वेरी अनडाइजेस्टेबल थिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग एज वेल। बीइंग इंडियंस,
हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं अंडर दी करंट गवर्नमेंट एंड हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जो देश की रक्षा करती हैं, पुलिस फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, एसआरपीएफ है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी इन अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल वी आर फीलिंग सो इनसिक्योर कॉज ऑफ दीज अटैक्स। सो मेरा जो रिएक्शन था इट वाज अ शॉकिंग रिएक्शन। मैं टीवी के सामने बैठा और मैंने ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल स्कैन कर लिए कि भाई किस पे क्या न्यूज़ चल रही है। ऑलमोस्ट सब पे सेम ही न्यूज़ थी क्योंकि उस समय कोई ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी, एनआईए एंगेज नहीं हो गई थी उसमें। लेकिन जब तथ्य सामने आने लगे कि भाई डॉक्टर्स की कोई टीम है जो ये कर रही है और देवर लिंक टू अल-फलाह यूनिवर्सिटी और द ब्लास्ट हैपेंड ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल, तो ये सब चीज़ें जब सामने आने लगी तब थोड़ा पिक्चर क्लियर हुई कि भाई हाँ ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है। अब इस पे हमारा जो रिएक्शन है, तो आपका पहला रिएक्शन जो है वो मतलब शॉकिंग था कि ये क्या हो गया यार। अचानक अभी उभरे नहीं है हम एक अटैक से और दूसरा अटैक हो गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो चला था हमारा देश का, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के नेतृत्व में, वो कहा गया था कि अभी भी रुका नहीं है। तो दैट मीन्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई अब सिक्योरिटी टाइट है, अब कोई अटैक की गुंजाइश नहीं है। इवन ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि पाकिस्तान या इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से जो भी अब टेररिस्ट अटैक होंगे विल बी डीम्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर, यस। हाँ, और एक्ट ऑफ वॉर घोषित होने के बाद अब ये लगने लगा था कि पाकिस्तान अब इसके बाद कोई हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ हो गई। हुआ। लेकिन करेंटली इस बारे में बोलना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी तक तथ्य सामने नहीं आए कि इसमें पाकिस्तान इज़ लिंक्ड। तो नहीं, पाकिस्तान का एक्चुअली यहाँ पे अभी पाकिस्तान की तरफ हम लोग अभी नहीं जाते हैं क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में पाकिस्तान से कोई लिंक्ड है ऐसा कुछ बात हमारे सामने नहीं आया है। जो इससे रिलेटेड एक शॉकिंग चीज़ जो मुझे लगी, जो मुझे परेशान किया, क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत कम समय लेके अगर एक बात बताऊँ तो आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन जो पूरे साल में इन 365 डेज नॉट इवन ए सिंगल डेज आई वॉच न्यूज़। आई जस्ट ज़ीरो, माई न्यूज़ आवर इज़ ज़ीरो। मैं कोई न्यूज़ फॉलो नहीं करता हूँ कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब ये अटैक हुआ, जब ये ब्लास्ट हुआ, मैं पता नहीं किधर से कुछ तो सुना और फ्रॉम पास्ट 5 days आई एम डेली वॉचिंग दिस, नॉट एनी अदर न्यूज़ बट दिस न्यूज़ की। क्योंकि इसमें एक चीज़ शॉकिंग था ना कि पहले टेररिज्म जो है वो नया नहीं है, टेररिज्म जो है बहुत पुराना है। कसाब ने हमें मुंबई में परेशान किया, गोलीबारी की, उससे पहले भी ब्लास्ट होते रहे, मर्डर होते रहे, गोलियां चली, काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन पहले टेररिज्म में एक कॉमन चीज़ था कि अनपढ़ लोग, गरीब लोग, जिनका ईजिली माइंड वॉश किया जा सकता है बिकॉज ऑफ गरीबी या कम पढ़े लिखे होने के कारण। लेकिन इस टेररिस्ट अटैक में एक चीज़ जो खास है, इसमें पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स, दे आर ऑल डॉक्टर्स एंड दे आर टेररिस्ट। तो ये चीज़ मेरे को बहुत शॉकिंग लगी। तो ये चीज़ जब आपने सुना कि एक तो टेररिस्ट अटैक हुआ, यही एक शॉकिंग है। तो जब आपने सुना कि टेररिस्ट अटैक हुआ है और इस टेररिस्ट अटैक के पीछे एक हाई प्रोफाइल एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, तो ये बात सुन के आपका पहला रिएक्शन क्या था? जी, सो अगर जैसे आप कहते हैं कि अनएजुकेटेड और गरीब लोगों को ही माइंड वॉश किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात, रेडिकलिज्म जो है, जो इनके मौलानास के थ्रू या इनके गुरुओं के थ्रू या इनके मास्टरमाइंड्स के थ्रू इनको दी जाती है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको इंक्लाइन किया जाता है टुवर्ड्स जिहाद। इसके चलते वेदर अ पर्सन इज़ अ एजुकेटेड पर्सन और ही और शी इज़ एन अनएजुकेटेड पर्सन, वो लोग ये काम करेंगे अगर दे आर नॉट केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर माइंड, देयर इमोशंस, देयर परसेप्शंस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो जब मुझे पता चला कि इसके पीछे एक डॉक्टर्स की टीम इन्वॉल्व है जो कि इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी से आ रही है, बिल्कुल, तो उसे देख के शौक ये हुआ कि भाई आपका जो टैक्स का पैसा है वो इस इंस्टीट्यूट को दिया जा रहा है ताकि वो डॉक्टर्स बना सके, और ये क्या बना रहे हैं, ये टेररिस्ट बना रहे हैं। हाँ। सो बेसिकली ये एक ठेस है फॉर एवरी टैक्स पेयर जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है और इन इंस्टीट्यूट्स को इनडायरेक्टली फंड कर रहा है।
टेररिस्ट बनाने के लिए। फॉर गेटिंग डॉक्टर्स फॉर आवर कंट्री, तो उनके लिए एक सेटबैक है। बिल्कुल। क्योंकि जब आपको पता चलता है आपका टैक्स का पैसा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है जहाँ से टेररिस्ट जनरेट किए जा रहे हैं, और वो और कहीं नहीं, अपने ही देश में लोगों को मार रहे हैं, एक होमोसाइड कर रहे हैं किसी जगह पे, और मल्टीपल किलिंग्स हो रही हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी ह्यूज सेटबैक फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल हु आर गेटिंग एजुकेटेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिन पे कोई निगरानी नहीं होती, क्योंकि ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है, तो यहाँ ना पुलिस का पहरा होता है ना कुछ, तो यहाँ से ऑपरेट करना बहुत ही ईजी पड़ जाता है इन मास्टरमाइंड्स को, जो इन जैसे लोगों को रेडिकलाइज करते हैं और इनको एक टेरर एसेट में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे आपने बोला कि टेररिज्म का पढ़े लिखे होने से और नहीं लिखे होने से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। आई टोटली एग्री विद दिस। लेकिन मेरा पे यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको कन्विंस करना आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, आपको परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, आपको अगर मैं लालच दे दूँ या कोई और लालच दे दे कि तुम ऐसा करोगे तो मैं आपको 10 करोड़ या 50 करोड़, आई डोंट नो द नंबर, मे बी आई विल ऑफर यू इतने पैसे, जिससे आपको लगेगा कि चलो कन्विंस हो जाते हैं, तो वो एक रीज़न है कि आप टेररिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आप गरीब हो, आपको वैसा ऑफर दिया गया। दूसरा है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके माइंड उतने शार्प नहीं है, आपके पास उतने लॉजिकल्स माइंड नहीं है कि आपके पास एक्सपोजर नहीं है दुनिया के बारे में। मैं फिर से आपको कन्विंस कर दूंगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसा है वैसा है ये है, तो आप फिर से टेररिस्ट की तरफ चले जाओगे। लेकिन एक पढ़े लिखे लोग, एक डॉक्टर्स, एक MBBS डॉक्टर जिन्होंने साइंस पढ़ी है, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके MBBS निकाला है, दे हैव द माइंड, दे हैव द लॉजिक, दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई कौन हमारा माइंड वॉश कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो उसको माइंड वॉश करना इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट। और अगर वो भी इस चीज़ में आ जा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन गए तो इससे खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। जी, आई टोटली अग्री विद योर पॉइंट। देखिए, इन लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि ठीक है, हम एजुकेटेड हैं, हम लोग हाईली एजुकेटेड नहीं, सिर्फ हाईली एजुकेटेड है, हम लोग डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक्स, जिनकी रिस्पेक्ट होती है। और इन लोगों को माइंड वॉश करने के लिए जो माइंड वॉश करने वाला सोर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा ही तगड़े दिमाग का होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे पढ़े लिखे आदमी को एक ऐसा रीज़न दे दिया जाए जिसकी वजह से वो ये एक्ट कर सके, तो उसके सेंस ऑफ लॉजिक के ऊपर ये रीज़न आ जाता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर modus operandi, it can be your religion that they can show you as a reason above your logic. तो इस कारण की वजह से इन लोगों को बहुत ही आसानी होती है कि भाई अपना लॉजिक त्याग कर इस रीज़न को फॉलो किया जाए। तो इस वजह मतलब उनके पास एक लॉजिक होता है कि किन लोगों को क्या बात कहेंगे तो वो कन्विंस हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ। उनको पता होता है कि भाई ये डॉक्टर से, तो इनका वीक पॉइंट क्या है, ये कहाँ पे इसको क्या बोलेंगे तो ये हमसे एग्री करेगा और वो रिटेलिएट फिर कर सकता है कि नहीं यू आर राइट, बहुत गलत हुआ हमारे साथ, चलो करते हैं कुछ। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही ये है कि क्या आपको लगता है कि एडुकेटेड होना और सेंसिबल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं? जी बिल्कुल सही है। देर इज़ अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग वाइज एंड बीइंग नॉलेजेबल। सो नॉलेज आप कहीं से भी गेन कर सकते हैं, किताबों से, लोगों से, इंटरनेट से, तो आप नॉलेजेबल हैं। लेकिन आपको उस चीज़ का अगर अनुभव नहीं है तो आप वाइज नहीं हैं। वाइज और विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस। तो अगर आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आप वाइज हैं, यू हैव दैट विजडम। बट सिर्फ एक चीज़ का नॉलेज रखना इज़ नॉट विजडम। तो उसी तरह इन लोगों को जो आज ब्लास्ट करके कुछ अरेस्ट हो गए हैं, एक शख्स जगह पे एक्सपायर हो गया है, इन लोगों को नॉलेज थी अपने फील्ड की नॉलेज थी। इन लोगों को इस बात की भी नॉलेज थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का विजडम नहीं था कि ये अगर कर देंगे तो क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस लोगों के लिए, एक नेशन के लिए और एक नेशन की थिंकिंग के लिए। दुनिया भर से कई नेशंस ने इस चीज़ को कंडेम किया है, इस एक्ट को कंडेम किया है। बिल्कुल। और
इस वक्त बाय द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज़ वर्किंग। जिस दिन फाइनल रिपोर्ट फाइल होगी उस दिन बाद एक्शन लिया जाएगा और इन जैसे लोगों को जस्टिस में लाया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो भी टेररिस्ट हुए हैं आज तक या अभी जो चल रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, अभी मैंने सुना है कि लॉयर्स को भी वो लोग इंक्लूड करने वाले हैं, फीमेल ब्रिगेड को भी वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, साइड से ऐसे इन्फॉर्मेशन है, तो आपको क्या लगता है जो टेररिस्ट लोग हैं उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? वो आखिर क्या करना चाहते हैं? टेरर फैला के, बम ब्लास्ट करके उनको क्या साबित करना है? उनको चाहिए क्या आखिर? क्या लगता है आपको? देखिए, जो ऑन फील्ड एसेट्स हैं जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं, इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो ऑर्डर्स आए हैं उसको फॉलो करना है। इनके जो मास्टरमाइंड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स उनके होते हैं। हाँ, उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं, इस वक्त अंदाज़ा लगाना फिजूल है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हम नहीं बता सकते। या तो टेरर फैलाने से, जैसे होता है कि हमें रिनाउंड होना है इस फील्ड में, जैसे कई सारे टेरर आउटफिट्स हैं, जैसे मोहम्मद है, अलकायदा है, तो इनका सिर्फ एक ही होता है कि भाई हम तबाही मचाएं और रिनाउंड रहें। तो उनके पीछे कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहता होगा ना। मान लो कि ओके, सब सिर्फ टेरर फैलाना है, लोगों में आतंक मचे, लोग डरे हुए रहें, या मान लो कि एक रिलीजियस रीज़न भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि देश को डिवाइड करना। तो इन सब पॉइंट में से आपको क्या लगता है कि टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव तो देखो हर चीज़ का होता है। जब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, आप देश को उड़ा रहे हो बिना जब ऑब्जेक्टिव के तो नहीं उड़ा, आप खुद को उड़ा दे रहे हो भाई। कार में बैठा के खुद को, हमें एक घाव लग जाती है, छोटे से कट लग जाते हैं हाथ में या कहीं पे भी, एक कांटा लग जाता है तो हमें दर्द होता है, मरहम पट्टी कराते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार हो जाती है, हमें कितना डर लगता है। आप खुद को कार में बैठा कर उड़ा दे रहे हो, यू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू आर वेरी क्लियर समवेयर। तो वो क्या है, आपको क्या लगता है? जब ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। अब अगर रिलीजन की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो रिलीजन में अगर देखा जाए तो जिहाद जो शब्द है, ये इसी का मतलब है कि काफिरों को मारो। एनी वन हु डज नॉट फॉलो देयर रिलीजन, काफिरों को मारो। तो ये एक रीज़न हो सकता है ब्रेन वॉश का। दूसरा रीज़न हो सकता है किसी कंट्री की फिनेंशियल बैकबोन तोड़ने के लिए, कि अगर जहाँ पे टेररिस्ट अटैक ज़्यादा होते हैं वहाँ बिजनेस कम लैंड करता है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाती है, लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो जाता है। स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एथलीट्स आना बंद कर देते हैं कंट्री में, डर से कि भाई ब्लास्ट हो जाएगा, हमें कुछ इंजरी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द टॉप मोस्ट रीज़न और द ऑब्जेक्टिव दैट टेररिस्ट हैव इज़ टू कंटिन्यू द बैटल फॉर फियर। लोगों के दिमाग में, उनके जहन में हमारा नाम ही डर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन अक्सर ओके, रिलीजन से अगर बात की जाए तो किसी भी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। एक्चुअली देयर इज़ नो रिलीजन विच इज़ इन्वॉल्व डायरेक्टली सेइंग कि हम लोग को टेररिज्म करना है। हम लोगों की हर रिलीजन एक ही चीज़ सिखाता है, प्यार मोहब्बत से रहिए, बिल्कुल, दूसरे की इज्जत कीजिए और आपके जो कर्म है उसी को कीजिए, गलत काम मत कीजिए। बिल्कुल, इस बात को एक्चुअली मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसा कि आपने बोला, अगर कोई टेररिस्ट, मुझे लगता है जो टेररिस्ट है दे आर नॉट रिलीजियस। आइदर यू आर हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, कोई भी रिलीजन से आप हो, आप अगर सच में रिलीजियस होते ना, आप सच में मोहम्मद साहब को सुना होता, आप सच में कृष्ण को सुना होता, आप सच में ईसा मसीह को, तो आप टेररिस्ट या इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान लगा दी हमें अच्छा बनाने के लिए, और आप उनका नाम खराब करके, अपने रिलीजन का नाम खराब के, अपने रिलीजन का नाम क्यों लाते हो भाई टेररिस्ट करने? तुम्हें बम गिराना है, कुछ भी गिराना है, नमाज पढ़ के आते हो और बम गिरा देते हो। तुम्हारे इस हरकत के कारण आज मुसलमान को भी लोग खराब तरीके से देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये मुसलमान है, मतलब क्योंकि ज़्यादातर समय देखा जाता है कि यार कोई भी अटैक हुआ, कौन है, मोहम्मद, ये अब्दुल, ये वो सारे मुसलमान हैं, तो लोगों को लगता है कि सारे मुसलमान खराब है। लेकिन सारे मुसलमान खराब नहीं है, तुम चोट्टों के कारण, साला तुम लोगों के कारण जो है तुम सारे कम्युनिटी को खराब कर रहे हो। तुम्हारे कारण हमारे अच्छे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, हमारे भाई बहन हैं जिनको हमारे साथ गुड रिलेशनशिप है, और उनके साथ भी हमारा मतभेद हो सकता है, और तुम
बोलते हो कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, एक मुसलमान के लिए कर रहे हैं, और अब तुम हिंदुओं को मारते हो और तुम मुसलमान के भी नहीं हो। तो ये बहुत ही बेहुदा हरकत है मुझे लग रहा है, क्योंकि एक लाइन है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो टेररिस्ट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, और ये धर्म के नाम पे जो आतंक फैलाते हैं, इससे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे आप किसी भी तरीके से आतंक फैलाओ, बुरी ही बात है, लेकिन आप भगवान का नाम लेके, आप अल्लाह का नाम लेके, आप गॉड का नाम लेके जो ये काम करते हैं, इससे हमारा भाईचारा डिस्टर्ब होता है। हम क्यों हमें मतलब हम किसी मुसलमान के बारे में या किसी भी और धर्म के बारे में हम क्यों खराब बोलें? लेकिन तुम कुछ लोगों के कारण, क्योंकि तुम बार बार वही काम करते हो जिसके कारण हमारा भाईचारा डिस्टर्ब होता है। जो हमारे देश के कुछ अच्छे मुसलमान हैं, बहुत हैं, जो कि ज़्यादातर अच्छे ही हैं, जो देश के भक्त हैं, जो देशभक्ति करना चाहते हैं, लोग पुलिस या गवर्नमेंट या कोई भी अदर जगह के लोग भी उसको गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये लोग ऐसे ही है। तो ये भी बहुत गलत बात है। आपका इस पे क्या राय है? बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया बराबर मुस्लिम्स किसी देश में नहीं है, सबसे बड़ी बात। इंडिया के मुस्लिम तरक्की करना चाहते हैं, इंडिया के मुस्लिम हार्ड वर्किंग है, लेकिन जितने भी टेररिस्ट अटैक्स में मुस्लिम्स के नाम आते हैं, उनको देखा देखी में लोग ये समझने लग जाए हर एक मुसलमान टेररिस्ट है। ऐसी बात नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स ने इंडिया को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है। फ्रीडम फाइटर्स भी थे जो मुस्लिम्स थे, बिल्कुल। हमारे कई राजनेता मुस्लिम रह चुके हैं, हमारे कई एक्टर्स मुस्लिम रहे, हमारे एथलीट्स मुस्लिम रह चुके हैं, हमारे काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स, काफ़ी बिजनेसमैन मुस्लिम रह चुके हैं। यही नहीं, बाकी देशों में भी जो इंडियन मुस्लिम्स है वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड्स है, ये जो टेरर के मास्टरमाइंड्स हैं, इनके आका हैं, ये इन्हें सिखाते हैं कि भाई आपका धर्म ये नहीं कहता, आपका धर्म कहता है काफिरों को मारो। काफिरों को मारो, कौन है काफिर? वही जो नमाज़ नहीं पढ़ता, वही जो अल्लाह को नहीं मानता। ऐसा नहीं है। आप अगर एक रेगुलर वर्किंग मुस्लिम से पूछेंगे कि आपका धर्म क्या सिखाता है, वो बोलता है प्यार मोहब्बत, बिल्कुल, अमन। सारे धर्म का बेस यही है। तो वन फॉर ऑल नहीं लिया जाता। अगर एक आदमी कीचड़ है तो बाकी भी कीचड़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फैक्ट और लॉजिक यही कहता है कि एक अगर पॉइंट हो जाता है तो सबको पॉइंट नहीं किया जा सकता उसके। नहीं, अब मार्केट में कभी इस बात से लॉजिकल है, इसलिए इस बात को मैं रख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं, मैं आप सबको मुंह मना नहीं कर सकते हो। आप लोग बातें करते हैं कि मुसलमान ने ऐसा किया, मुसलमान ने ऐसा किया, लेकिन तुम 4, 5, 10 लोगों के कारण तुम अपने पूरे धर्म को ख़राब कर रहे हो। तुमको आइडिया है और तुम बोल रहे हो कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं। तुम पूछ रहे हो कि इसका नाम राकेश शर्मा है, ये हिंदू है, हम मार दे रहे हैं। यार तुम क्या कर रहे हो? धर्म की लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इस वक्त तो नहीं है, इस युग में। लेकिन इसको इसी तरीके से एक्चुअली रखा गया। अगर आपको इस अटैक के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, तो इसको अयोध्या का जो राम मंदिर है, इसमें ब्लास्ट करने का प्लान था। इसका प्लान था कि बाबरी मस्जिद एनिवर्सरी पे, तोड़ने की एनिवर्सरी पे हम ब्लास्ट करेंगे 6 दिसंबर को। उसका बदला लेना है। और जो अलग भारत के अलग अलग मंदिरों में जो प्रसाद बनते हैं हमारे, उसमें एक राइसिन नाम का एक जहर है, जिसको मिला के लाखों लोगों को एकदम प्रसाद में मिला के मारने का प्लान था। प्रसाद कौन खाता है? हिंदू लोग। तुम क्यों करना चाहते हो ऐसा? देखिए, अस्तित्व की लड़ाई राजा महाराजाओं के समय पर होती थी कि हमें अपना अस्तित्व कायम रखना है, तो आगे वाले राजा और उसके शासन को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ इतने धर्म के लोग रहते जितने धर्म के लोग दुनिया में नहीं रहते होंगे। सो ये कहना कि भाई हमको अपने अस्तित्व की लड़ रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप सुबह उठिए, अपने काम पे जाइए, भगवान को याद कीजिए और शाम को खाना पीना खा के फैमिली के साथ सो जाइए। इतना ही चाहिए। कोई नहीं कहता आपको कि धर्म के लिए लड़ो, धर्म हमारा ख़त्म होना है। नहीं, आपका ये पहली बात तो धर्म की लड़ाई है ही नहीं। कोई भी टेररिस्ट धर्म की लड़ाई नहीं लड़ सकता और कह नहीं सकता कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ते हुए वो धर्म को सिर्फ बदनाम कर रहा है। धर्म की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो खुद की धर्म को बदनाम कर रहा है, वो बाकी धर्म को भी बदनाम ही कर रहा है। वो एक्चुअली धर्म शब्द को ही बदनाम कर रहा है, क्योंकि धर्म जो है वो लड़ना कभी नहीं सिखाता है। ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, दे आर ऑल गुड। कुछ लोग जो
चौट्टे टाइप से गधे टाइप के लोग हैं, बेकार घटिया लोग हैं, जिनकी वजह से उनकी कौम को भी बदनामी झेलनी पड़ती है। तो ये बहुत ही शर्म और दुखदाई बात है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है कि आपको क्या लगता है कि मीडिया जो है वो टेररिस्ट अटैक को सही तरीके से कवर करती है या वो उसको सिर्फ टीआरपी चाहिए? सर, अगर मीडिया की बात की जाए तो इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट मीडिया इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंसिडेंट। सो जैसे ही दिल्ली ब्लास्ट हुआ, देखिए आपके कई चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी हमेशा हाई रहती है, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, अनलेस देयर आर फ्यू विच आर न्यू चैनल्स। नहीं तो अगर आप देखें, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, टाइम्स नाउ है, या फिर आपका TV9 है, ये सब न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी हमेशा हाई रहती है। दे आर नॉट रनिंग फॉर टीआरपीज। अगर आपको मैं बताऊं, TV9 भारतवर्ष जो न्यूज़ चैनल है, दैट इज़ कवरिंग यूक्रेन रशिया वॉर सिंस इट स्टार्टेड टिल टुडे। ये आपको और चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर उनको टीआरपी चाहिए होती तो वो बासी न्यूज़ नहीं भेजते। 3 साल पुरानी न्यूज़, आज भी वॉर चल रहा है, उसी की न्यूज़ दे रहे हैं, लोग देख देख के सैचुरेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ये चीज़ कवर करते। तो ये कहना कि न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिए ये काम कर रहे हैं, बहुत एक गलत है, क्योंकि ये कोई एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये कोई एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है कि जिनको पैसे कमाने हैं। ये तो लोग, आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल सारे बिल्कुल ऑनेस्ट और रियल हैं? सारे न्यूज़ चैनल? सारे नहीं, मैं ये नहीं इसलिए कह रहा मैं पूछ रहा हूँ, 100% और ये मेरा परसेप्शन नहीं है, मेरा बस। perfect हाँ, तो कोई नहीं हो सकता। न्यूज़ चैनल अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। उनको कवर करना है, उनको लोगों को इन्फॉर्म करना है कि भाई ये इस वक्त का स्टेटस है, ये इस वक्त की सिचुएशन है, ये चल रहा है। दिस गिव्स अ पीस ऑफ माइंड, अ सेटिस्फैक्शन लेवल टू द पीपल ऑफ इंडिया हु आर वॉचिंग न्यूज़, एनीबडी हु इज़ वॉचिंग न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो उनको एक तरह से तसल्ली रहती है कि भाई मैं अप टू डेट हूँ इस घटना से, और अगर कुछ अपडेट आता है तो वो भी इन्हीं के थ्रू मिलता है। जैसे अगर अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया के टॉप 5 डिसीजन टेकर, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और हमारे सिक्योरिटी मिनिस्टर, NSA और IB एंड रॉ के चीफ्स, ये सब शामिल थे, जिनके साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि व्हाट फर्दर एक्शन शुड बी टेकन एंड व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन। दैट वाज कवर्ड बाय अ न्यूज़ चैनल विच आई थिंक इज़ नॉट फॉर TRP बट टू इन्फॉर्म पीपल। न्यूज़ चैनल, इवन आई एग्री कि न्यूज़ चैनल बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ऑनेस्टी और रियलिटी के साथ दिखाती है, बट इवन समटाइम्स आई हैव ऑब्जर्व कि वो लोग कुछ चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा गलत मीनिंग करके दिखाते हैं। कई बार फैक्ट्स भी गलत रहते हैं। उससे मैंने कई बार देखा है, जैसे कि आपने बोला कि न्यूज़ चैनल इज़ द, आई मीन मीडिया, अगर इन टर्म्स शॉर्ट बोला जाए, फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और अगर वहाँ मिलावट हो जाए ना तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप जिस पे ट्रस्ट करके सारा डिसीजन ले सकते हो, आपकी शांति सब कुछ डिपेंड वहाँ करती है। अगर वहाँ मिलावट आ गई तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो कई बार मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है, और जिसके कारण देश में, समाज में केओस बढ़ता है, लोगों में डर भी व्याप्त होता है। आप कई बार न्यूज़ चैनल देखोगे तो लगेगा कि अभी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, लेकिन वो लोग दिखाते हैं दैट इज़ TRP। आप ऑनेस्ट हो, पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि आप, क्योंकि आप पे देश का भविष्य डिपेंड कर रहा है भाई, तो आप जो है बिल्कुल सही चीज़ें दिखाओ। आपका परसेप्शन गलत नहीं है मिस्टर रे। आप सोच रहे हैं कि मतलब कुछ टीवी चैनल से जो एग्जैजरेट कर देते हैं न्यूज़ को और उसके थ्रू ऑडियंस बटोरना चाहते हैं, ज़्यादा TRP करना चाहते हैं, लेकिन देखिए देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। झूठी न्यूज़ ज़्यादा दिन तक झूठी नहीं रहती, क्योंकि उसका एक ना एक दिन क्लैरिफिकेशन झूठी इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मसाला लगा के बढ़ा के, ताकि लोगों को ज़्यादा चीज़ें दिखे, ज़्यादा लगे कि, तो मैं उस सेंस में बोल रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको सच मानता हूँ, जस्ट आई वांटेड टू नो कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके साथ कि जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ टेररिस्ट अटैक जैसे सीवियर इंसिडेंट को भी अपने वोट बैंक के लिए या अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर लेते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आज देश का ना सोचकर अपने भले का ज़्यादा सोच रही हैं, मतलब नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम। और किसी भी
इंसिडेंट का या किसी भी इवेंट का प्रोपेगेंडा बनाना पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है। जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए नुकसानदेह, और जो अपोजिशन पार्टी है उनके लिए एक फ़ायदे वाली चीज़ है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, दिल्ली अटैक्स, ठीक है, दिल्ली अटैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ये होगा कि भाई हमने तो सिक्योरिटी टाइट रखी थी, उसके बावजूद भी हो गया, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी हैव आर CRPF, SRPF, एवरीबडी एम्प्लॉयड, डिप्लॉयड एवरीवेयर, पीपल आर गेटिंग स्कैंड। लेकिन यही चीज़ अगर अपोजिशन पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग एज रिक्वायर्ड। उनको चाहिए था कि डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ाई जाए, उनको चाहिए था कि राउंड्स ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनको चाहिए था कि स्कैनिंग ज़्यादा की जाए थ्रू आउट बैरियर्स, थ्रू आउट मॉल्स, थ्रू आउट थिएटर्स। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि भाई ये देश 1.5 बिलियन लोगों का देश है, बिल्कुल, और उसके पीछे काम करने वाले सर्विंग पीपल आर वेरी लेस कंपेरेटिवली। तो दिल्ली जैसी जगह में, विच इज़ अ वेरी क्राउडेड प्लेस, दिल्ली का हर सेक्टर क्राउडेड है, दैट्स अ मेरे नेशनल कैपिटल रीजन, यस, एंड फ्रॉम द नेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एज वेल। तो पीपल आर डूइंग देयर वर्क, oppositions will make a propaganda out of this, they will want कि भाई आगे की रूलिंग पार्टी नीचे दिखाई दे ताकि अगली बार उनका वोट बैंक भरे। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 10 years of India government, the opposition has brought in front of people a lot of propagandas like this। जब उरी अटैक हुआ था, बालाकोट हुआ था, आपका फिर IED अटैक हुआ था जम्मू में, तो हर चीज़ में उन्होंने गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार ठहराया। जबकि जब एक टेररिस्ट एक्ट करने के लिए निकलता है तो ये नहीं बताता कि भाई मैं कहाँ आने वाला हूँ या मैं कहाँ क्या करूँगा। तो अपोजिशन को ये समझना चाहिए कि बहस का मुद्दा क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप प्रोपेगेंडा में ही लगे रहेंगे तो पब्लिक आपको वोट नहीं देगी। और ये आज का रीसेंट सिनेरियो है, अगर आप देखें रिसेंटली बिहार इलेक्शंस, यस, NDA has won by 202 seats out of 244. तो NDA as a महागठबंधन just got 35 odd seats, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप समझिए ना, आप प्रोपेगेंडा बना रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह आप तकलीफ पैदा कर रहे हैं अपोजिशन के, रूलिंग पार्टी के ऊपर, फिर भी आपको वोट बैंक नहीं भरा, तो दिस इज ऑफ नो यूज़। हाँ, आप देश के लिए काम कीजिए, क्योंकि लोग जनता, आम लोग जो है कहीं ना कहीं आपको समझ रहे हैं exactly। कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो। और मैं पर्सनल तौर पे सोचता ये हूँ कि अपोजिशन का काम है विरोध करना। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू, यू शुड। लेकिन जब देश का बात आ जाए, नॉर्मल डेज में आप विरोध करो कि आपने ये बिल पास किया, ये सही है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर देश का बात आ जाए, कोई टेररिस्ट अटैक कर दे, भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाए, अमेरिका से लड़ाई हो जाए, चाइना से लड़ाई हो जाए, अगर उस समय अगर आप अपोजिशन का एज ए बीइंग अपोजिशन आप विरोध कर रहे हो ना देश के लिए, देन आप देशद्रोही हो, सिंपल भाषा में। क्योंकि अगर देश का बात है उसके बाद आपको वोट चाहिए, इसका मतलब है कि यू आर नॉट अ पर्सन, यू आर नॉट एन इंडियन, आपको भारतीय कहलाने का हक नहीं है। अपोजिशन का काम है विरोध करना। आई लव इट, आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि अगर विरोध नहीं करेगा तो हमारी देश में प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि फिर मोनोपोली आ जाएगा, लगेगा कि जो कर रहा है ठीक है, तो मैं उसे गलत कहना चाहिए। लेकिन कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, कोई बात देश की आ जाए, तो आपको समर्थन करना चाहिए। हाँ, एज ए देश लेवल पे आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आप सही बोल रहे हो कि ये गलत हुआ है, चलो मिल के मारते हैं या मिल के चलो कुछ करते हैं। फिर वो समस्या खत्म हो गया, टेररिस्ट का को निपटा दिया हमने, या जो भी हमारा देश का मुद्दा है उसको सॉल्व कर लिया, फिर लड़ते हैं फिर आपस में कि भाई बीजेपी तुम, कांग्रेस हम, या आरजेडी तुम, या जो भी है। ये हमारी आपस की लड़ाई है, घर की लड़ाई है। जैसे कि आप देखा होगा घर में भी, हमारे गाँव में एक पुरानी कहावत है, कहावत क्या रियलिटी ही है, कि दो भाई में मान लो लड़ाई चल रहा है, लड़ाई है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर गांव का कोई तीसरा आदमी उसको मारने आ गया और वहाँ पे भी वो भाई चुप है, इसका मतलब वो भाई नहीं, चूतिया है। आपके हिसाब से टेररिज्म रोकने का, टेररिस्ट अटैक रोकने के लिए एज ए बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? सी, हम लोगों के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, बट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड बी अलर्ट।
we should report any unusual activities to the nearest police or to the concerned forces. किसी भी गलत काम में नहीं पड़ना है, पहली चीज़। आपका परसेप्शन जो देश के लिए वो पैट्रियोटिक रहना चाहिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसको बदलना चाहिए। सो बहुत सारे आपको नेगेटिव थिंकिंग माइंड्स मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि चलो एंटी नेशनलिस्ट एक्ट करते हैं, कुछ नहीं। आपका दिमाग इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए अपने देश के पैट्रियोटिज्म के लिए कि भाई आप उस आदमी को सीधा नकार दें, किसी के कहे पे मत जाए, किसी को करने भी ना दें। कोई कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट क्या करें, अलर्ट रहें, क्योंकि हादसे कहीं पे भी हो सकते हैं। यू एज अ सिटीज़न कैन ओनली बी अलर्ट एंड अलर्ट द लोकल अथॉरिटीज़। बाकी काम हमारी डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, बाकी काम हमारे देश की सिविल फोर्सेस कर रही हैं, उनको उनका काम करने दिया जाए। हम लोग एज ए सिटीज़न बस इतना ही कर सकते हैं कि भाई गलत काम ना करें और अलर्ट रहें हमेशा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, लेकिन ठीक है अभी याद आ रहा है कि जैसे कि हमारे देश में एक सप्ताह में 2 टेररिस्ट अटैक हुए, 2 ब्लास्ट हुए। एक दिल्ली में हुआ 10 नवंबर को, और उसके 4 दिन बाद ही 14 नवंबर को, 14 नवंबर को कश्मीर के एक पुलिस थाने को उड़ा दिया गया नौगांव में, और जिसमें पाकिस्तान का भी नाम इनडायरेक्टली तरीके से आ रहा है। तो और मोदी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, वो पहले ही बोल चुकी है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। तो क्या हम लोग बीइंग ए इंडियन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का शुरुआत हो सकता है हमारी तरफ से? देखिए, नहीं, पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नौगांव पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ एक्सीडेंट जो हुआ है, दैट इज नॉट क्लियर। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पाकिस्तान। एक्सीडेंट है कि क्या है, यू कैन नॉट से इसी के ऊपर मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। जो वो एक्सीडेंट हुआ है, वो इसमें इस वक्त पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर बहुत कुछ कहेंगे कि भाई हमने किया है, हमारा हाथ है इसके पीछे। नहीं, आपको बता देता हूँ, जो भी 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ था, उसको वहाँ पे जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में ले जाया गया था, वहाँ रखा गया था। और उस पुलिस स्टेशन में देयर वर पीपल हु वर पुलिस पर्सनल्स, देयर वर पीपल हु वर फ्रॉम फॉरेंसिक टीम, देयर वर पीपल हु वर आल्सो फ्रॉम अदर स्टाफ फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जो उसकी रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट गॉट ट्रिगर्ड, जिसकी वजह से 8 लोगों की उसमें जान चली गई और काफ़ी करीब 32 लोग घायल है, जिसमें से कुछ और भी क्रिटिकल कंडीशंस में है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है फॉर द इंडियन मासेस कि भाई देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, एक होता है नॉर्मल एक्सप्लोजिव, जैसे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव होता है, आईडी भी बनते हैं जिससे। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई प्लास्टिक एक्सप्लोजिव को अगर आप ले लें, उसकी एक बॉल बना लें, उसके ऊपर माचिस लगा दे, वो फटेगा नहीं। इट रिक्वायर्स अ ट्रिगर, ठीक है, अ स्पार्क फ्रॉम द डेटोनेटर, तब वो फटेगा। उसके ऊपर आप आग लगाइए, चाय बना लीजिए, कुछ नहीं होगा। इट्स अ फैक्ट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन आर्मी। ओके, अब एमोनियम नाइट्रेट जो है, इट इज़ अ हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। इसको ट्रिगर डेटोनेटर की ज़रूरत नहीं है। इट कैन जस्ट कैरी आउट इट्स ऑपरेशन विदाउट ट्रिगर। नो, इट हैज़ टू बी मैंने जो इसके बारे में सुना है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैंने जो सुना है इसके बारे में, मुझे जो जानकारी है, अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे बिना ट्रिगर हुए ब्लास्ट नहीं कर सकता। उसको ट्रिगर होने के लिए सम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एग्जैक्ट टेम्परेचर आई डोंट नो, तो उतने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक्सीडेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये अटैक है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं बस अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मैं करंट सिचुएशन को देखते हुए जो मुझे लगता है कि अमोनियम नाइट्रेट को आप फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर ले गए, फटा नहीं बीच में, आप रात के 11 बजे उस पर टेस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो रात के 11 बजे टेस्ट? ये क्योंकि अगर आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट का टाइमिंग होता है भाई, आप डे टाइम में कर रहे हो, आपको रात को 11 बजे टेस्ट करना है। उसमें भी कंडीशंस है कि वो बिना ट्रिगर किए हुए फटता नहीं है।
तो बहुत सारे कंस्पिरेसीज हैं यहाँ पे, जिसके कारण मैं पूरी तरीके से नहीं बोल पाऊंगा कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन आई थिंक समय के साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। मे बी 1-2 दिन हमारे देश के जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे आर वेरी कैपेबल ऑफ, और वो लोग इसको ज़रूर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं। अगर ये एक्सीडेंट है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इसमें मे बी फ्रॉम पाकिस्तान का हाथ है, जो कि वहाँ के कुछ एजेंसीज इसका दावा कर भी रहे हैं कि मैंने किया है, तो अगर ये सच है तो क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट या हमारी करंट गवर्नमेंट उसको छोड़ेगी या छोड़ना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, प्लीज़ स्टॉप बिलीविंग दैट, क्योंकि वो लोग सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारे पहले एक टॉपिक चल रहा था टीआरपी पे, पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स टीआरपी बटोरते हैं, इंडियन सिटीजन से पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ठीक है। सो आई विल अर्ज ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया दैट स्टॉप गिविंग टीआरपी टू पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जज्बे वाली कौम है, जज्बे में काम करती है। आपको अच्छा दिखाएगी इंडियन आर्मी के बारे में और आप देखेंगे, आपको अच्छा दिखाएगी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आप देखेंगे, मत देखिए। देयर इन्फ्लुएंसर्स, हाँ, पाकिस्तान का कुछ मत देखो भाई। दे आर मोनेटाइजिंग फ्रॉम यू, आपके वजह से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। उनको पहली बात आप टोटली डिसरिगार्ड कीजिए। दूसरी बात, पाकिस्तान के किसी भी टेररिस्ट आउटफिट ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक ली है कि नहीं? ली है। नहीं, मेरा परसेप्शन है बस, ये एक देखिए, परसेप्शन हर किसी का है। परसेप्शन नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ इसको, अगर मान लीजिए कि इमेजिनेशन से मान लो, मैं बस व्यू जानना चाहता हूँ कि अगर ये सच है तो आपको क्या लगता है ऑपरेशन 2.0 जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है, इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लेमिंग द ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। वेदर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 विल कम और नॉट, ये एक सवाल है। ये इसका जवाब अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया नहीं है, लेकिन ऑपरेशन फैक्ट वाइज नहीं, हम लोग देश के एक साधारण जनता है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें बस इतना पता है कि बम गिरा, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। अब बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रॉमिस, हम साधारण एक नॉर्मल तुच्छ इंसान, yes. हम ना इंटेलिजेंस हैं ना आप, तो हमें कुछ नहीं पता है भाई, हमें फैक्ट वैक्ट के बारे में, हमें बस है कि हमारे गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं। तो उस फैक्टर में बात करना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश पे बम गिरा, तुमने गिराया, अगर ये सिद्ध हो गया तो मैं तो अगर रहता प्रधानमंत्री तौर पे तो मैं तो डन करता भाई। जी, इस बार भी डन होगा। देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ, गवर्नमेंट ने अच्छे 8-10 दिन लिए रिसर्च करने में, इन्वेस्टिगेट करने में। वेनेवर दे फाउंड कि इसमें पाकिस्तान लिंक्ड है, दे डिड द एयर स्ट्राइक इन द नाइट। उन्होंने काफ़ी टेरर कैंप्स उड़ाए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना जो है अजहर मसूद, उनके भी घर वाले शहीद हुए हैं। शहीद तो नहीं बोल सकते, मर गए। तो एज अ रिटेलिएशन ये कहा जा सकता है कि जो अब दिल्ली ब्लास्ट हुए हैं वो अजहर मसूद द्वारा हो सकते हैं या उसके आउटफिट्स द्वारा हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान लिंक निकला तो मोदी गवर्नमेंट विल डू इट्स रिसर्च, डू इट्स होमवर्क, दे विल शो अ रिपोर्ट इन द यूनाइटेड नेशन और उसके बाद अटैक करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है कि नहीं है? फॉरगेट अबाउट द डेटा, आपका दिल क्या कहता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड ऑल? कोई और हम पे अटैक क्यों करेगा? हमारा दुश्मनी पाकिस्तान से है, वो वर्षों से, सदियों तो बोल नहीं पाएंगे, बच्चा है हमारा वो, तो डिकेड्स, हाँ, बहुत फ्रॉम डिकेड से वो हमें परेशान करता आया है, हमेशा वही परेशान किया है। तो इस बार क्या लगता है? अभी तक साबित नहीं हो पाया है, लेकिन ठीक है, वी आर फ्री टू स्पीक की आपको क्या लगता है कि उसका हाथ इसमें हो सकता है ये नहीं? समय के साथ तो देखो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जो बोलेंगे वो भी बाद में वेरीफाई हो जाएगा कि हमने सही बोला गलत बोला। ऑफ कोर्स। तो प्रिज्यूमिंग या कि प्री रिपोर्ट्स, हमारा क्या परसेप्शन है कि ये हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस लेवल का बड़ा प्लानिंग जहाँ पे अराउंड 3000 kgs और 3 tons ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इज इंक्लूडेड, जिसमें से काफ़ी कुछ तो पहले पकड़ा गया है इस ब्लास्ट से। 10 नवंबर के ब्लास्ट से पहले ही पकड़ा गया है, 350 किलो जब्त हुआ है। तो
जो ब्लास्ट उस दिन भी हुआ उसमें भी यही चीज़ इन्वॉल्व थी। कोई भी हमारी देश का आउटफिट जो अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट है, जैसे कि नक्सल्स हो गए या माओवादी हो गए, वो लोग इतने बड़े लेवल पे आकर ऑपरेट नहीं करते। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। ये 100% टेररिस्ट आउटफिट का ही काम है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान इसमें है भी तो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट हैज़ बैकअप फोर्सेस, मे बी फ्रॉम टर्की, मे बी फ्रॉम चाइना, जहाँ से भी है। दे आर ट्रेनिंग पीपल इन आउटसाइड कंट्रीज लाइक दुबई, लाइक अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज, वहाँ से ट्रेन करते हैं और इनको वापस इंडिया भेजा जाता है। मतलब इंडिया से दुबई भेजेंगे, दुबई से वापस इंडिया भेजेंगे ट्रेनिंग के बाद, और वो लोग यहाँ आके अपना काम करके जाते हैं। हाँ, लेकिन तो ये करते अब ट्रेंड तो हो गया है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन अब बंद हो चुकी है। आफ्टर आर आर्म्ड फोर्सेस जो इतने साल से लड़ रही है, जब से वो लोग ने निगरानी टाइट की है, इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट बंद है। मे बी यू कैन से आफ्टर उरी हम लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट स्टेट में रहते हैं इन द बॉर्डर एरियाज, जो कि विद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, सब जगह। तो इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है वाया नेपाल और वाया बांग्लादेश, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ का कोई हाथ नहीं है इसमें। दे वर जस्ट द पोर्टल्स जहाँ से ये टेररिस्ट आए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर 10 नवंबर के अटैक में दे वर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे वर द डॉक्टर्स हु वर ट्रेंड अंडर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और इनका भी जो माइंड वॉश हुआ है वो इन्हीं टेरर आउटफिट्स के थ्रू हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है। ये मेरा मानना है इस वक्त, रिजल्ट्स जो भी हो। लेकिन इस वक्त ये कनेक्शंस मेरी जो है, कोर कंसेप्ट जो है, कोर कनेक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से गाइडेड हो रहा है। वो इंडिया से भी है, वो कहीं से भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसगाइड बोल सकते हो। वो पाकिस्तान के थ्रू उसका लिंक आज ना कल देखो निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। जो लेडी अरेस्ट हुई है, हाँ, इसमें शाहीन करके कुछ, तो शाहीन शहीद, तो कहा जा रहा है उनके कनेक्ट्स पाकिस्तान के थ्रू भी थे। हाँ, उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनका कनेक्ट जो है वो जो वहाँ के अजहर में जो भी जैश ए मोहम्मद का जो चीफ के बेटा का साला का कुछ तो, भतीजे के हाँ, वाइफ के साथ उसके कांटेक्ट निकले हैं। और अगर ये बात सच है तो फिर हमारा जो प्रिजम्पशन है इस वक्त का, वो एकदम सही है कि मतलब ये पाकिस्तान के थ्रू ही कंडक्टेड एक प्रॉपरली प्लान्ड टेररिस्ट अटैक है, जो इस वक्त जिसके थ्रू देश गुजर रहा है। और डेफिनेटली मोदी सरकार और द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। और उसके लिए ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ेगा, एक हफ्ते के अंदर ही कार्यवाही कुछ ना कुछ ज़रूर होगी इसके ऊपर। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए जो भी सिचुएशन हमारे देश में चल रहा है, 2 ब्लास्ट हुए 1 वीक के अंदर में, अगर मान लीजिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री होते, ओके, तो इस सिचुएशंस में आप क्या करते? आपका पहला कदम क्या होता और आपका नेक्स्ट कदम भी क्या होता? आप पाकिस्तान को एकदम, आई एम वेरी क्लियर, अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ निकला या है, मान लो आप प्रधानमंत्री, आपके पास पूरी तरीके से पावर है, तो आप देश के लिए क्या करते सुरक्षित करने के लिए, और उसको डंडा कैसे करते? क्या करते आप? देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है, प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ वेरी वेरी हाई पावर्ड पोस्ट। आप मान लो कि आप हो, चलिए मान लीजिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। डायरेक्ट अटैक करना आजकल की स्ट्रैटेजीज में नहीं होता। किसी भी कंट्री के लिए, किसी कंट्री के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए उसके पास उतना रिसोर्स और उतना फाइनेंशियल बैकअप होना ज़रूरी है। आप समझिए, आप इंडिया के मैं जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं आज डिसाइड कर दूँ, जज्बे में आ जाऊँ, मैं इमोशनल हो जाऊँ कि भाई मेरे इधर टेररिस्ट अटैक कर दिया पाकिस्तान, अब मैं पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दूँ, उड़ा दूँगा। आप ये समझिए, आपने तैयारी कर ली, योर ट्रूप्स हैव मूव टू बॉर्डर एरिया, अब सब लड़ने के लिए तैयार है, मिसाइल, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, सब एयरफोर्स, नेवी सब अपनी जगह पे आ गई है। अटैक हो गया, वहाँ से भी अटैक होगा, ये बात नहीं, ये बात में कोई डाउट नहीं है, वो भी अटैक करेगी। अब होता ये है कि आजकल जो भी वॉर होते हैं, 2 देश नहीं लड़ते। आपने यूक्रेन और रशिया के केस में देख लिया है। रशिया अपने प्रोडक्ट्स बेच के कई कंट्रीज़ को मोनेटाइज करती है, जैसे इंडिया को फ्यूल बेचती है। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन बाकी देशों से मदद लेके ये वॉर लड़ रहा है पिछले 3 साल से। जब इंडिया पाकिस्तान का कभी वॉर हो गया अगर, तो नहीं, अभी आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, क्या होगा नहीं होगा आई डोंट नो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप क्या करोगे? मैं डायरेक्ट वॉर नहीं करूँगा। आप करोगे क्या? वॉर करोगे मैं कि वॉर क्या करूंगा, करोगे? लेकिन मैं आप क्या करोगे? सीधा मेरा सीधा सा मानना है कि आप प्रधानमंत्री हो, आप देश के लिए क्या करोगे, आप पाकिस्तान के क्या करोगे? जी, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और रिपोर्ट के
मुताबिक मैं स्ट्रैटेजी प्लान करूँगा, और अगर उसमें लगा कि वॉर करना चाहिए तो मैं वॉर करूँगा। क्योंकि जिस भी देश को सिक्योर फील करना है तो उसको अपनी फायर पावर दिखानी पड़ती है। ठीक है, हमने कई बार अपनी फायर पावर दिखाई है सिंस 1947। इंडिया ने खासकर पाकिस्तान को कभी भी जीतने नहीं दिया, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या बांग्लादेश में हो, कहीं नहीं जीतने दिया। तो ये भरोसा हर इंडियन के अंदर है कि भाई हम फायर पावर वाइज इस वक्त करंटली इन नवंबर 2025 इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। तो इंडिया से पंगे लेना पाकिस्तान जैसे देश के लिए, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वो अगर लड़ेगा भी तो किसी के बैकअप में ही लड़े, या तो अमेरिका या चाइना या टर्की। ठीक है, टर्की इज़ आई थिंक 6th और 7th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इन फायर पावर रेटिंग। तो बहुत ही प्लानिंग के साथ ये जंग लड़नी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जंग एक बार अगर शुरू हो गई ना, तो अगर रशिया जैसे देश को यूक्रेन को कैप्चर करने में, जो कि अभी सिर्फ 20% कैप्चर कर पाया इन 3 years, जबकि रशिया इज़ अ सेल्फ सस्टेन्ड कंट्री, उनके पास अपना ऑयल है, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी, उनके पास फायर पावर तगड़ी है, उनके पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा न्यूक्स हैं। उनको अगर 3 साल लग सकते हैं यूक्रेन कवर करने में, तो इंडिया को भी काफ़ी टाइम लगेगा। इंडिया तो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में, भाई हम लोग को फिनेंशियल लॉस बहुत हो जाएगा हमारे। ये बात तो छोड़ दीजिए कि लोग मरेंगे, लोग तो मरेंगे वॉर में, वहाँ से भी मिसाइल्स आएंगे, यहाँ से भी मिसाइल आएंगे, लोग मरेंगे। फाइनेंशियल सेटबैक एक बार लग गया ना, तो देश को उभरने में कई साल लग जाते हैं, डिकेड्स लग सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं फुल फ्लैश वॉर इंडिया कभी प्लान नहीं करता, यही स्ट्रैटेजी आज तक रही है इंडिया की। नहीं वो भाई ठीक हम है, अंदर घुसेंगे भी ना तो वापस आ जाएंगे, हम लोग वहाँ कैप्चर नहीं करेंगे। अगर कैप्चर करना होता ना तो 1947 में ही कर लिया होता हमने। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। जैसे कि आपने रशिया यूक्रेन के बारे में बोला 3 साल लगा, दे आर ऑल प्लान्ड। रशिया चाहे ना 1 महीने में यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, वो ख़त्म नहीं कर रहा, उसके पास अपना स्ट्रेटजी है, और दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। मैं उधर जाऊँगा तो उधर भी आधे 1 घंटे लगेंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ये है भारत पाकिस्तान को लेके, जैसे कि आपने बोला कि वॉर होने से बहुत नुकसान होंगे, लोग मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वो। आई टोटली एग्री, आई डोंट लाइक वॉर, आई अवॉइड। देखिए बट युद्ध जो है सही नहीं है, हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी युद्ध बहुत ज़रूरी है। आप देखो ना, आप कृष्ण को देखो ना, गीता में, महाभारत, उन्होंने कितना युद्ध रोकने का ट्राई किया, शांति दूत भेजा, 5 गांव दे दो, 4 गांव दे दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन लोग नहीं माना। अगर आखिरी स्टेज में युद्ध, वॉर इज़ वेरी वैलिड, अगर आप युद्ध नहीं करोगे ना, तो जिसको बचाने के लिए आप युद्ध नहीं कर रहे ना, वो सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मर जाने दो लाखों को, अगर मरते हैं तो। कृष्ण ने क्या किया? अब क्या कृष्ण भगवान को बोलोगे कि वो पागल थे? नहीं, उनको पता था कि लाखों लोग मरेंगे, लेकिन उनको पता था कि अगर युद्ध नहीं हुआ ना तो इन चोटों का चोट्टापन ही चलता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम पूरा खत्म हो जा, 10 गो हम भी जाएंगे। सर ऐसा तो कभी कभी मुझे लग रहा है कि नॉट ऑलवेज, लेकिन बात इज्जत पे आ जाए, बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, अगर बार बार आपको कोई पोक किया जा रहा है, देन फॉरगेट अबाउट द इकोनॉमी, फॉरगेट अबाउट द पीपल, जस्ट गो एंड किल देम। मुझे तो ऐसा लगता है कि होने दो। सर ये आपका जो डिसीजन है, ये एक मोस्टली इमोशनल बेस्ड रीज़न है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पूरा इमोशनल नहीं है। पाकिस्तान में ये माइंडसेट होता है कि मारो या मरो, पर हमको लड़ना है। नहीं मेरा वो, लेकिन इंडिया में ये होता है कि हमको पहले सेफ गार्ड करना है अपने आप को, अपनी जनता को। लोग मरेंगे तो उसका लॉस हमें ही होगा, हम अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते कि भाई जाइए और लोगों को बचाने के चक्कर में दूसरे लोग आपको मार के बार बार जा रहे हैं। सर ऐसा नहीं है सर। देखिए अभी जो बीच का रास्ता जिसे बोलते हैं, मिडिल स्ट्रैटेजी, ये है कि जैसा यूएस ने किया था पाकिस्तान में ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन के लिए, उन्होंने पाकिस्तान से कायदे से बात की कि हमें ये टेररिस्ट चाहिए, वी विल बी डिप्लॉइंग आवर फोर्सेज इन योर कंट्री, इफ़ यू हैव एनी रेजिस्टेंस प्लीज लेट अस नो। पाकिस्तान ने बोला वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस, प्लीज कम एंड कैप्चर। ये स्ट्रैटेजी इंडिया को पाकिस्तान का भी परमिशन नहीं देगा। ठीक है, तो इंडिया ने अगर ये लिंक निकल जाता है जैश ए मोहम्मद के साथ, तो उन्होंने सीधा कहना है पाकिस्तान को, भाई आइदर यू कोऑपरेट और यू फाइट, और इस स्ट्रैटेजी पे फिर आप लड़िए।
इतना प्यार कोऑपरेट करेगा नहीं, सुनिए, कोऑपरेट करेगा नहीं, 99.99% चांस है पाकिस्तान विल नॉट कोऑपरेट, दे विल डिनाई कि हमारे पास जैश ए मोहम्मद का कोई आदमी हमेशा की तरह हमेशा की तरह। लेकिन इंडिया ने सिर्फ इतना पूछना है, क्योंकि इसके बाद यूएस को भी कोई रीज़न नहीं मिलता कि भाई आके वो इनको रोक सके। जब ओसामा बिन लादेन जैसा इंटरपोल रैंकिंग टेररिस्ट वहाँ मिल सकता है, तो जैश ए मोहम्मद का क्यों नहीं मिल सकता? और वो वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास इंटेल है, हमारे आईबी के पास इंटेल है, हमारे रॉ के पास इंटेल है। और जब इंटेल हमारे पास है तो वी कैन वर्क ऑन आवर इंटेल विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कंट्रीज डिसीजन और ऑब्जेक्शन। कंट्रीज विल ऑब्स्ट्रक्ट, यूएस विल कम इन टू पिक्चर, दे विल से मैं आपका टैरिफ बढ़ा दूंगा, आप वॉर मत कीजिए, मत सुनिए, करिए टैरिफ बढ़ा दीजिए, हम बिज़नेस और कहीं देख लेंगे। हमारे देश में पहली बिज़नेस बहुत ही वास्टली स्प्रेडेड है वर्ल्ड वाइड, हमें सिर्फ यूएस का मार्केट ही नहीं देखना है। तो आप बढ़ाइए टैरिफ, हम आपके साथ बिजनेस ही नहीं करेंगे। हम चाइना के साथ कर लेंगे, हम ब्राज़ील के साथ कर लेंगे, रशिया के साथ कर लेंगे। हमारे पास बहुत कंट्रीज़ है जो दोस्ती का हाथ ट्रेड के लिए बढ़ाना चाहती है। तो वो मत सोचिए, आप जो बोल रहे हैं कि लोगों के बारे में सोचिए, वो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि समझिए उसमें आपका घर भी है, नहीं, आप भी हैं, आपके माई बाप हैं। तो वही बात तो है, यही बात अर्जुन भी पूछ रहा था कृष्ण से कि चचा हमारे वो चाचा हैं, वो हमारे भीष्म पितामह हैं, वो हमारे द्रोण हैं, ये हमारे चाचा है, ये हमारा बेटा है, पोता है। कृष्ण भगवान बोले सबको मारो। क्यों? उसका कारण क्या था? कृष्ण देखिए, अभी इमोशनल भी फैक्चुअल हूँ मैं बिल्कुल अभी महाभारत से लेके रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सेम सिचुएशन से ऑलमोस्ट आपके लोग वॉर करोगे हमेशा मारे जाएंगे, लेकिन वॉर नहीं करोगे तो भी वो सारे लोग मारे जाएंगे, 5 साल में मारे जाएंगे। उससे अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉर कर लो, वॉर जो है वो आखिरी डिसीजन होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है वॉर से पहले भी आप उसके ट्रेड को इफेक्ट कर सकते हो, आप उसके पानी को रोक दो, आप कुछ करो, पहले ये सब काम करो। और वॉर अगर आ जाए, मुझे तो लग रहा है कि वॉर सिर्फ इसलिए अवॉइड करना कि हमारे भी कुछ लोग मारे जाएंगे, तो इस वजह से, या दुनिया क्या कहेगी, देश क्या कहेगी, इस वजह से वॉर को रोकना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि वॉर में बहुत नुकसान होता है, सबको पता है, लेकिन आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। अगर आपसे कोई डरता नहीं है ना, वो आपको बार बार आके उंगली करेगा। पाकिस्तान आप बोल रहे हो कि जीत जाएंगे, जीतते गए हैं, फिर भी वो कर रहा है, उसके पास इसका कारण पता है क्या है? एकमात्र कारण है कि उसके पास अभी भी कॉन्फिडेंस है कि कुछ तो कर देंगे हम। नहीं तो अगर किसी को पता रहेगा कि भाई एक चींटी हाथी से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। लेकिन उसको अगर 1% भी अगर उसको पता है ना अंदर से कि मैं जीत भी सकता हूँ, तो लड़ेगा, तो उसको आइडिया है। तो आपको उसको एक बार एकदम बढ़िया तरीके से शक्ति दिखा दो, एकदम मौका, ठीक है लूट जाए साला, थोड़ा सा तो लूट जाए। अबे तुम कभी पहलगाम अटैक हो रहा है, कभी पुलवामा हो रहा है, कभी दिल्ली ब्लास्ट हो रहा है, कभी कश्मीर उड़ा रहे हो, कभी हमारे देश के नागरिक को टेररिस्ट बना दे रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। ये डेली का झंझट जो है तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो मुझे लग रहा है कि मैं पर्सनल तौर पे मानता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली जाके वॉर कर देता, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चलता है कि इसमें तुम्हारा हाथ है, तो मैं अपने शक्तियों को देखता कि मैं कितना कैपेबल हूँ एक्चुअली, और तुम कितने कैपेबल हो, और मुझे लगता कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, तो तुमको एक बहुत ही गहरा झटका देता जाके, इतना गहरा झटका कि तुम या तो ज़िंदगी में कभी उबर ही नहीं पाते, या उबर पाए अगर तो एक बार सोचोगे कि भाई पिछला बार थोड़ा सा तकिए थे तो गर्दा कर दिया था ही, तो इस बार तो होता ना कि एक बिल्ली का, हमारे गांव में कहावत है कि एक बिल्ली का अगर गर्म दूध पीने से मुंह जल जाता है ना, तो मट्ठा भी फूंक कर पीता है। मट्ठा ठंडा चीज़ें होता है कि बिल्ली का अगर एक बार मुंह पक जाए ना, तो मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो आपको एक बार मुंह पकाना चाहिए लोगों को। ये मैं इमोशनल भी हूँ, मैं लॉजिकल भी हूँ, मैं महाभारत से, कृष्ण से भी इंस्पिरेशन लेके ये बात बोल रहा हूँ। यही सत्य है कि अगर युद्ध बन जाए कि युद्ध करना है, तो आपको युद्ध करना चाहिए। खैर, थैंक यू सो मच सर, आपसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा। हमने काफ़ी बातें की इसके टेररिस्ट के बारे में, और ओवरऑल मुझे आपसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा
और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।